बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर को डिस्कस किया था, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एक आध और चैप्टर साथ में डिस्कस कर लेंगे और फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट। अभी के लिए जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब इसके ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो वहां पर समझ नहीं आ रहे होते, इनका ऑप्शन कौन सा टिक करें। तो इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे। बेटा, सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बेसिकली बुक्स ऑफ मेन अकाउंट्स हमारे पास होते हैं, प्राइम एंट्रीज या मेन अकाउंट। कि हम लोग एक बिजनेसमैन से ये कहते हैं कि भाई आप ना सिर्फ ये वाली हमें बुक्स प्रिपेयर करके दे दो, बाकी अकाउंटिंग हम लोग खुद कर देंगे। मतलब हमने कहते हैं कि आप ये 20 लेजर ना बनाओ, आप सिर्फ 6 बुक्स मेंटेन करो। और वो 6 बुक्स आप कौन सी मेंटेन करो, ये देखें, एट अ ग्लांस में ही आपको पता चल जाता है कौन सी। सबसे पहले सेल्स डे बुक कर लें, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक करो और जर्नल कर दो। ओके, अब देखिए बेटा, अगर हम फर्स्ट 4 बुक की बात करें, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न, इसमें सिर्फ आप लोगों ने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। yes, किसी किस्म की कोई कैश ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस रिटर्न रिकॉर्ड होंगी। हर किस्म की कैश की ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेल्स एंड परचेजेस ही क्यों नहीं है, सारी की सारी आपकी कैश बुक में चली जाएंगी। और हर वो एंट्री जो इन 5 बुक्स में कहीं पर भी नहीं जा रही, वो जर्नल में चली जाती है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शंस के लिए आपका बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का बुक रीडिंग करके जाना, और एक एक्टिव रीडिंग करके जाएं आप लोग। आपको पता हो कि आप लोग क्या कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसी रीडिंग ना करें जिसमें पता ही ना चले कि मैंने पढ़ा क्या था, उसका कोई फायदा नहीं है, वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब आप जितना पढ़ें आपको मालूम हो कि आपकी बुक आपसे क्या कह रही थी। तो बेटा, आपने ये सारा इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है, इसमें ट्रांजैक्शन टाइप तो आपको बता रहा है और उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसकी आपने रीडिंग करनी है। आपको पता हो कि भाई अगर मैंने सेल्स डे बुक में जाना है तो मैंने इसमें ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, हमने कहा कि आपने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करनी है। कहते हैं मुझे पता कहां से चलेगा, मैंने कहा सेल्स इनवॉइस उठा दो, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। इसी तरह बाकी तमाम बुक्स के लिए क्या क्या ट्रांजैक्शन है और उन चीजों का पता मुझे कहां से चलेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। वो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, आपको कहां से पता चलना है। तो आपने इसकी एक मरतबा रीडिंग जरूर कर लेनी है, एग्जाम्पल्स को क्विकली सॉल्व करना है आप लोगों ने। अब आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर सेल्स की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग फॉर सेल्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा 7 डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग फॉर सेल्स में। सेल्स कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नोट, डिलीवरी नोट, सेल्स इनवॉइस, स्टेटमेंट एंड क्रेडिट नोट। किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, किसकी नहीं होती, ये आप लोगों ने रीड करना है और साथ में इनके पर्पसेस देखने हैं। यहाँ से अच्छे खासे एमसीक्यूज बन जाते हैं कि हर डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है इशू करने का, आपने इस चीज को जरूर देखना है। बेटा, स्टेटमेंट से मुराद होता है, अक्सर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट से मुराद क्या है? भाई स्टेटमेंट से मुराद है आपने सेल्स की, आपने क्रेडिट सेल्स की, आप अपने कस्टमर को बताओ कि हेलो मिस्टर कस्टमर, तुमने मेरे इतने पैसे देने थे, फिर तुमने मुझसे इतने की सेल्स कर ली, उसमें से टोटल तुमने ड्यूरिंग द ईयर मुझे ये कैश रिटर्न कर दिया, इतनी की सेल्स रिटर्न कर दी, और तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस अब जो तुमने मुझे पे करना है वो इतना है। उसे वक्फे से बताते रहो इससे पहले कि वो मुकर जाए। ओके, अब उसने जैसे ही आपकी स्टेटमेंट को एग्री कर दिया, इट मींस दैट यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि वो भी यही कह रहा है कि उसने आपके इतने पैसे देने हैं। अगर किसी किस्म का कोई इशू होगा तो टाइमली रिजॉल्व हो सकता है। क्लियर? तो स्टेटमेंट का यह मकसद होता है कि आप उसे रिमेनिंग बैलेंस बताओ कि भाई अब तुमने मेरे कितने पैसे देने हैं। यह बात क्लियर हो गई? इसके बाद यहां पर आ रहा है क्रेडिट नोट इशूड, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्रेडिट नोट इशू क्या है? डिस्काउंट अलाउड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट अलाउड, और अच्छे खासे एमसीक्यूज पूछता है यहाँ से
तो हमेशा याद रखिएगा भाई, डिस्काउंट दो तरह का है आपके पास। सबसे पहला डिस्काउंट आपके पास आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी अपनी सेल्स को। अब यहाँ पे सेल्स से रेलिवेंट है और डिस्काउंट अलाउड है, तो आपने अपनी सेल्स को नेट अमाउंट पे जाके रिकॉर्ड करना है। मतलब मेरे पास एक प्रोडक्ट है और वो 100 रुपए की है, जो मेरे पास लिस्ट प्राइस है उसकी 100 रुपीज है, और मैंने उसके ऊपर 20% डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। तो आफ्टर डिस्काउंट में वो कितने की सेल करूंगा? 80 रुपीज की। तो जब मैं 80 रुपीज की सेल करूंगा और मुझे 80 रुपीज ही रिसीव होंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सेल्स 100 की 80 रिसीव किया, 20 का डिस्काउंट दिया। नहीं, मैं सेल्स ही 80 की रिकॉर्ड करूंगा। नेट अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है, ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन जब आप जाते हैं ना कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट पर, इसलिए आपको कंफ्यूज करना होता है एमसीक्यूज के अंदर कि आपने ये देखना है कि भाई आपने डिस्काउंट दिया, क्या आपका कस्टमर अवेल करेगा या नहीं करेगा। फिर आपकी ये टोटल 2 सिचुएशन है, कस्टमर अवेल करेगा डिस्काउंट या कस्टमर अवेल नहीं करेगा। ये 2 सिचुएशन है, ये आपके एक्सपेक्टेशंस हैं अपने कस्टमर के साथ। आपको पता होता है, आपने सपोज किया कि आपका कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, तो आप लोगों ने अपनी सेल्स को ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना, अपनी सेल्स को ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना, और अपना रिसीवेबल भी फुल अमाउंट के साथ ही रिकॉर्ड करना है। और आपका कस्टमर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर गया कि उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, तो फुल अमाउंट वो आपको पे करेगा और आप अपना रिसीवेबल भी फुल अमाउंट से क्रेडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? लेकिन आपका मसला उस टाइम पर आता है जब आपने उससे एक्सपेक्ट किया था कि ये मुझसे डिस्काउंट नहीं लेगा, और मैंने अपनी सेल्स को इंक्रीज करके रखा हुआ था और उसने मुझसे डिस्काउंट ले ली। अब क्या होगा कि भाई जितनी अमाउंट आपने रिसीव की, अब लाजिम बात है वो आपको आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट पे करेगा, तो आपको नेट अमाउंट पे करेगा। आपने उस अमाउंट के साथ खुद को डेबिट करना है और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करोगे फुल अमाउंट के साथ। रिसीवेबल्स को क्रेडिट करोगे फुल अमाउंट, कैश को डेबिट करोगे जो अमाउंट रिसीव की है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रिकॉर्ड करोगे। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है कि ये देखो क्या तुम डिस्काउंट अलाउड का अलग से अकाउंट बना रहे हो? आंसर है यस, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करो। तुम कहो कि नहीं मैं डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट अकाउंट से नहीं बना रहा, तो सेल्स को डेबिट। गॉट इट? तो ऑप्शन में एमसीक्यूज में पूछ लेना कि डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट अकाउंट बन रहा है या नहीं, और अगर वो खामोश हो तो दोनों ही ठीक। क्लियर? फिर एमसीक्यू से पूछ लेंगे कि करेक्ट आंसर कहां पे। क्या आपको ये सिचुएशन समझ आ गई? अगर आपने कहा कि भाई वो डिस्काउंट अवेल कर जाएगा, मेरा कस्टमर है भाई, मैं जानता हूं वो डिस्काउंट अवेल कर जाएगा, कहते हैं स्टार्ट में ही नेट अमाउंट लिख, स्टार्ट में ही अपनी सेल्स को डिक्रीज कर दो। आफ्टर डिस्काउंट आपने सेल्स जाके रिकॉर्ड करनी, और रिसीवेबल भी वही अमाउंट लिखो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उससे मिल नहीं है। और अगर आपका कस्टमर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर गया, तो बस एंट्री रिकॉर्ड करो। उसने डिस्काउंट अवेल करना था, आपने भी यही कहा था, उसने भी अवेल कर लिया, तो आपको आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू ही पे करेगा। एम आई राइट? तो आपने कैश को डेबिट, रिसीवेबल पहले ही नेट अमाउंट से था, उसको रिकॉर्ड करने, कोई इशू यहां तक क्लियर? लेकिन अगर उसने डिस्काउंट को अवेल नहीं किया, तो अब तो आपको फुल अमाउंट पे करेगा। उससे ये ना कहना कि भाई मैंने तुम्हें नेट अमाउंट से रिकॉर्ड किया होगा है, उससे फुल अमाउंट ले लेनी है, उसको डेबिट भी कर देना है आप लोगों ने। क्लियर? रिसीवेबल्स को क्रेडिट करोगे जितने से रिकॉर्ड किया था नेट अमाउंट से। अब जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्रेडिट साइड पे मौजूद है आपके पास, तो हर सूरत में सेल्स को इंक्रीज कर। ऐसी सिचुएशन कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट है ही नहीं, तो रिकॉर्ड क्यों करूं? तो क्या था, मैंने अपनी सेल्स को कम करके रखा हुआ था, सेल्स को दोबारा क्रेडिट कर। क्लियर? ये 4 सिचुएशन है आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितना भी आपको ये शो हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों सिचुएशन
और उससे रेलिवेंट ये एग्जांपल जैसे ही सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डिसऑनर चेक। आपको पता है डिसऑनर चेक क्या होता रहता है। इसी तरह अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, तो आपने आना है अपने पास के परचेजेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट यूज्ड इन परचेज, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट यूज्ड इन सेल्स ट्रांजैक्शन, और वहां पे आ जाए कोटेशन एंड अप्रूवल। तो सेल ट्रांजैक्शन में कोटेशन या अप्रूवल नहीं होती, ओके, ये हमेशा परचेज ट्रांजैक्शन में होती है। तो इसी तरह से परचेज रिक्विजिशन देखनी है, कोटेशन है, अप्रूवल्स देखने हैं, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड नोट। अब यहाँ पे अगर सेल्स में देखें तो वहां पे क्या था, गुड डिस्पैच नोट। परचेजेस में क्या आएगा, गुड रिसीव्ड नोट इसने आना है। फिर परचेज इनवॉइस स्टेटमेंट, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, ये वो क्रेडिट नोट रिसीव्ड है जो कुछ देर पहले सेल्स ट्रांजैक्शन में इशू किया गया था। क्लियर? तो वो यहाँ पे परचेज ट्रांजैक्शन में इसको रिसीव किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आपने देखा कि डिस्काउंट रिसीव। बेटा डिस्काउंट रिसीव के लिए भी बिल्कुल ऐसी, अगर आपको किसी किस्म का कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आपने रिकॉर्ड नहीं कर, ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं, आपने अपनी परचेज को नेट अमाउंट पे जाके रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन अगर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज सेल्स की जैसी नहीं है, सेल ट्रांजैक्शन जैसी नहीं है। भाई यहाँ पर आपने ये नहीं देखना मैं डिस्काउंट अवेल करूंगा नहीं करूंगा और ये वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि लायबिलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं करना, चाहे तुम डिस्काउंट को अवेल करो या ना, जब तुम करोगे तब देख लेंगे। मतलब आपने हर हाल में अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करना है ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्लियर? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद रखना। जब सेल्स की ट्रांजैक्शन होती है रिसीवेबल्स होती हैं, रिसीवेबल्स के लिए वो कहते हैं ओवरस्टे ना करना। जब मुझे पता था कि इसने डिस्काउंट लेना है तो मैंने ओवरस्टे नहीं किया, मैंने पहले से कम कर दिया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है लायबिलिटीज को कम ना करना, मुझे पता है मैंने डिस्काउंट लेना है, कहता है नहीं जब लोगे तब देखूंगा, फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर। क्लियर? तो अब आपको याद रह जाएगा ये बात कि आपने हमेशा परचेजेस को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट के अलावा। ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे ही नहीं रिकॉर्ड कर, भाई जब भी परचेज की आपने फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, आपने लिख दिया परचेजेस डेबिट एंड पेएबल्स क्रेडिट। अब अगर आप डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे तो आपने पेएबल तो फुल अमाउंट से लिखा हुआ है, बस आप क्या करो पेएबल टू कैश फुल अमाउंट पे कर दो। लेकिन अगर आप डिस्काउंट को अवेल कर गए हो तो पेएबल फुल अमाउंट से डेबिट करो, कैश को जो अमाउंट आप पे कर रहे हो नेट अमाउंट उससे क्रेडिट करो, और जो डिफरेंस आए दो ऑप्शन है, परचेजेस को क्रेडिट करो या डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करो। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड सेपरेटली मेंटेन कर रहे हो तो डन। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, मैंने आप लोगों का एक क्विक सी रिवीजन करवा दी। उसके बाद बेटा कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स वगैरह आपको पता है कि अगर आपका डेटर ही आपका क्रेडिटर निकल आए, आपका रिसीवेबल ही आपका पेएबल है, तो आपने उसमें कैश को इन्वॉल्व नहीं करना, कैश को खाम खा के तंग नहीं करना, आपस में सेटलमेंट कर लेना। और ये आपस में सेटलमेंट हमेशा लोअर अमाउंट के साथ होती रहती है। तो स्मॉलर अमाउंट के साथ आपने कॉन्ट्रा सेटलमेंट करनी है, और कॉन्ट्रा सेटलमेंट की हमेशा एंट्री होती है पेएबल्स टू रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। क्लियर हो गई? और ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड होती रहती है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड होती रहती है। तो आप लोग ये कर लेंगे, बहुत अच्छे बात से हैं आप लोग। अकाउंटिंग फॉर कैश की बात आ गई तो कैश बुक के बारे में आपको बताते हैं। बेसिकली कैश अकाउंट, बेटा कैश अकाउंट बैंक अकाउंट ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कैश बुक से मुराद होता है कि भाई मैं अपने कैश और जो मेरे पास बैंक में बैलेंसेस है मैं सबको इकट्ठा ही आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सिंगल कॉलम कैश बुक यूज कर सकते हैं उस टाइम पर जब आपको पता हो मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, मेरी सारी सेल्स परचेजेस होती कैश पर है। जब आपको पता हो मैं कैश रिसीव ही नहीं करता, तो कैश में मैं पे ही नहीं करता, मैं हूं ही सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो आपको कैश का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल कॉलम पे रहो और वो फिर बैंक का कॉलम आ जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि वो बैंक का कॉलम है या कैश का कॉलम है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैश अकाउंट कैश बुक, बैंक अकाउंट फिर भी कैश, ना बैंक बुक नहीं कैश बुक। ओके, वैसे बैंक बुक कहा जा सकता है इसको। और फिर हमारे पास टू कॉलम आता है। टू कॉलम उस टाइम पर आता रहता है जब आपको पता हो ना मैं डिस्काउंट लेता हूं ना मैं डिस्काउंट देता हूं, तो फिर टू कॉलम, एक कैश का और दूसरा बैंक का। थ्री कॉलम जब आपको पता हो कि भाई हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन चलते ही डिस्काउंट पर हैं, हम भी डिस्काउंट रिसीव करते हैं और हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ भी करते हैं, तो थ्री कॉलम कैश बुक बना लेना। अब आपको डिस्काउंट्स वगैरह जर्नल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, कैश बुक में ही उसको जाके रिकॉर्ड करो। और आपके पास कैश बुक की रिसिप्ट साइड पर हमेशा डिस्काउंट अलाउड और कैश बुक की पेमेंट साइड पर हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड होता रहता है। अगर टू कॉलम है कैश बुक तो डिस्काउंट का कॉलम तो नहीं है, और इन केस कोई डिस्काउंट आ गया इधर उधर से घूमता फिरता जर्नल में फेंकना। ओके, अच्छा फिर आपके पास पैटी कैश वगैरह आ जाता है। तो पैटी कैश अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप जो कैश वगैरह पे करते हो उसे पैटी कैश कहा जाता है। उसमें हमारे पास इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज होता रहता है। इम्प्रेस सिस्टम से मुराद यह है कि आप पैटी कैश के लिए एक अमाउंट को फिक्स कर लो और फिर हर इंटरवल के बाद वो बैलेंस मेंटेन करो। आपने कहा कि भाई 5000 रुपीज पैटी कैश में रखेंगे, तो आपके ऑफिस बॉय ने उसमें से एक्सपेंसेस करता रहा, छोटे छोटे चाय शाय के लिए, रिफ्रेशमेंट्स के लिए, पानी शानी जूसेस के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह करता रहा। एट द एंड उसने आपसे कहा कि जनाब 1500 रुपए बाकी बचे हैं। तो देखिए अगर 5000 था 1500 बाकी बचे हैं तो एक्सपेंस कितना हो गया 3500, तो आप उसे 3500 और दो और इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन हो जाएगा, वो दोबारा से 5000 रुपए के ऊपर चला जाएगा। तो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर आपका जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, आपका जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, अगर हम उसे इम्प्रेस्ड अमाउंट से माइनस कर दें तो एक्सपेंसेस की अमाउंट आपके पास आ जाती है। क्लियर हो गई ये बात? और जितने एक्सपेंसेस होते रहते हैं उतनी अमाउंट पे कर दो तो इम्प्रेस सिस्टम बहाल हो जाता है। जी ओके है, ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये पैटी कैश के बारे में उसने बता दिया कि इस तरह से आपके पास होता है। जर्नल की बात आई। अच्छा, जर्नल के अंदर बेटा आप लोगों ने ईयर एंड एडजस्टमेंट रखनी होती है। अच्छा देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम पे आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी बात नहीं की थी क्योंकि उस टाइम आपको पता ही नहीं। अब आपको पता है ईयर एंड एडजस्टमेंट हमारे पास क्या होती रहती हैं, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट, डेप्रिसिएशन, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करूं? वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में कहीं भी जगह नहीं है इसकी, तो फिर कहाँ जर्नल में जाएगा। एक्रूअल्स कहाँ रिकॉर्ड करूं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में बाकी कहीं भी जगह नहीं है, जर्नल में जाएंगे। प्री पेमेंट्स जर्नल में जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ईयर एंड एडजस्टमेंट, सेटलमेंट डिस्काउंट्स वगैरह अगर आपके पास हैं, अगर आपका कैश बुक 2 कॉलम है तो सेटलमेंट डिस्काउंट में जर्नल में आना है, लेकिन अगर 3 कॉलम है तो फिर नहीं आता। एक ही बुक, एक ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड होती है। जबकि अगर हम लोग लेजर्स की बात करें तो एक ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 लेजर्स में रिकॉर्ड होती है। ओके, लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एक ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड होती रहती है। फिर कॉन्ट्रा सेटलमेंट आता है, करेक्शन ऑफ एरर्स की बात आ जाता है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और कहते हैं एनी अदर एडजस्टमेंट जो मैं तुम्हें नहीं बता सका और तुम्हारे माइंड में हो तो वो अभी जर्नल में डाल दें। ये इसका फॉर्मेट है। अच्छा, इधर यहाँ पर ना हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई लेजर्स का फोलियो कॉलम क्या होता है, आई कैप में क्वेश्चन आया था। दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा, ये मतलब ये जो लिखा हुआ है ना जर्नल के अंदर LM, लेजर फोलियो, इसका मतलब ये है कि भाई मुझे यहाँ पर लेजर का नंबर बताओ जहां पर तुम जाके कॉन्ट्रा सेटलमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो। उस लेजर का नंबर लिखो यहाँ पर जहां पर तुम जाकर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ लेजर फोलियो से मुराद है एक किस्म का रेफरेंस दे देना कि भाई जो ट्रांजैक्शन तुम्हें जर्नल में नजर आ रही है ये मेरे जर्नल लेजर्स के अंदर लेजर नंबर 10 में मौजूद है। ओके ओके, अच्छा ये लेजर फोलियो। अब देखो ये बात, अब देखें यहाँ पे हमें बता दिया गया कि ये एक आई कैप का क्वेश्चन हमसे इस तरह का पूछा गया है। अब देखो यहां से उसने एक बात उठाई और उसने क्वेश्चन बना दिया। उसे पता था कि बच्चे ने इग्नोर कर देना,
बच्चा क्या करता है, बच्चा आता है एग्जाम्पल्स पे, और यस जर्नल बन गए, हमें आते हैं। तो उसने यहां से एक बात उठाई, कहते हैं लेजर फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट on which the relevant account appears and it enables quick access to relevant ledger account। और इसके लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी दी थी शॉपकीपर्स वगैरह की, कि वो अपने रिसीवेबल्स को किस तरह से मेंटेन करके रखता है, कि हमने रजिस्टर के स्टार्ट में सबके नेम और उनके पेज नंबर लिख देता है, फिर उसके लिए सर्च करना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये लेजर फोलियो हमारे पास मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो वाउचर एज एन ऑल्टरनेटिव टू डे बुक। तो भाई यहाँ पर ये वाउचर वगैरह आप लोग यूज करोगे, जैसे हम लोग सेल्स जर्नल लेजर का फोलियो कॉलम, अच्छा हाँ जी, सेल्स डे बुक, तो कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। और कहाँ से पता चलेगा, सेल्स वाउचर। इस तरह की ये सारी बातें आप लोगों ने यहाँ से ये वाउचर वगैरह की टाइप उसने बता दी है। बिजनेस टू बिजनेस ये चीजें वेरी कर सकती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स आपने नहीं देखनी, ओके। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व करने की इस स्टेज के ऊपर जरूरत नहीं है किसी भी चैप्टर की, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना, उसको हर हाल में करना है। अब अगर जो डेबिट नोट होता है वो सप्लायर करता है कि कस्टमर? हम लोगों ने किसने पूछा है, बताने लगा। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए बेटा दो सिचुएशन है। अब अपने आप को ना फिलहाल एक सिचुएशन पे रखो। बेसिकली तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, योर सप्लायर, यू एंड योर कस्टमर, ओके। ये तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। अब क्या हुआ भाई, आपने ना यहां पे बैठ के अकाउंटिंग करनी है। आप इसके अकाउंटेंट हैं, आप ना तो अपने कस्टमर के अकाउंटेंट हैं और ना अपने सप्लायर के अकाउंटेंट हैं, आप इसके अकाउंटेंट। आपने इसके मुताबिक करनी है। क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करने, गुड क्वेश्चन, कर लेना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसलिए नहीं सॉल्व करूंगा, तो आप लोग कर लेना, ओके। अब आपने क्या किया बेटा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर ना आप लोगों ने जाकर परचेजेस, सर परचेजेस आपने किससे की होंगी? ये देखो आपके पास परचेजेस आ गई, तो ठीक है, इट्स गुड आ गई हैं तो, लेकिन इनमें से डैमेज आइटम्स भी तो हो सकते हैं। तो आप वो गुड्स अपने पास संभाल के रखोगे? नहीं, क्या करोगे, जाकर वापस कर दो, परचेजेस रिटर्न, क्लियर। अच्छा, आपने ये गुड्स आके सेल भी तो की होंगी अपने कस्टमर्स को। आपने सारी की सारी गुड्स अच्छे वाली उसको सेल की होंगी, उसमें कुछ भी डैमेज नहीं हो सकता। हो सकता है तो आपका कस्टमर क्या कहे कि ये लो भाई अपनी डैमेज गुड्स वापस, तो क्या बन जाएगा, सेल। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब आप इधर आओ कि भाई जब आप लोग अपने कस्टमर से गुड रिसीव करोगे, अच्छे से यहां पे सुन लेना, जब आप लोग अपने कस्टमर से गुड्स रिसीव करोगे, आप उसके लिए उसके सप्लायर हो, ऐसा ही है ना। सेल्स रिटर्न हो गई, आप जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? आप लोग जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? सेल्स रिटर्न टू मिस्टर रिसीवेबल। किसी को इशू? तो इस बात का प्रूफ से क्या दोगे? एक नोट इश्यू करोगे, और एक नोट इश्यू करोगे और उससे कहोगे मिस्टर रिसीवेबल, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, ओके। आप उसको ये बात बताओगे कि मिस्टर रिसीवेबल, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, तो आप उसके लिए क्रेडिट नोट इश्यू करोगे। कोई इशू नहीं, क्रेडिट नोट इशू, राइट। तो क्रेडिट नोट इशू हो गया। तो जो आपका मिस्टर रिसीवेबल था, उसने सेल्स रिटर्न की, तो वो सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में
क्रेडिट नोट रिसीव करेगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो भाई अपने सप्लायर के लिए तो तुम कस्टमर हो, अपने सप्लायर के लिए तो तुम कस्टमर हो। जब तुम गुड्स वापस करोगे तो तुम्हारा सप्लायर अपनी बुक्स में तुम्हें क्या रिकॉर्ड करेगा? यही एंट्री रिकॉर्ड करेगा। बेटा परचेजेस तो आपके लिए थी, उसके लिए तो सेल्स थी ना, आपका सप्लायर यही एंट्री रिकॉर्ड करेगा। ओके, और वो आपको क्रेडिट नोट इश्यू करे। तो जब आपने परचेजेस रिटर्न करनी होती हैं तब आप लोग क्रेडिट नोट रिसीव करते हो। क्लियर? अब इसका क्या मतलब होता है? आपका सप्लायर आपसे कह रहा होता है, हे मिस्टर यू, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, तो तुम क्या करो? तो जरा परचेज रिटर्न की एंट्री बताना क्या होती है? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? पेएबल्स, डेबिट और परचेज रिटर्न। इसको देखकर मैंने किया। जब क्रेडिट नोट रिसीव करूंगा तो मेरा सप्लायर मुझे कह रहा होता है, मिस्टर यू, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया है, तुम मुझे अपनी बुक्स में डेबिट कर दो। कर दिया मैंने। क्लियर? बेटा बेसिकली डेबिट नोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रेडिट नोट का ही कॉन्सेप्ट है। एंड ऑलवेज इश्यूड बाय सप्लायर, always issued by supplier. Credit note always issued by supplier in case of goods returned to him. Right? तो भाई अगर मैं अपने कस्टमर की बात करूं तो उनके लिए तो सप्लायर मैं हूं, मेरी तरफ गुड्स रिटर्न होंगे तो सेल्स रिटर्न है, तो मेरी ऑब्लिगेशंस है मैं क्रेडिट नोट इशू करूं और मेरा कस्टमर रिसीव करे। अगर मैं अपने आप को कस्टमर सोचूं और अपने सप्लायर के लिए देखूं, उसकी ऑब्लिगेशंस है कि वो मेरे लिए क्रेडिट नोट इशू करे, और मैंने जब उसे परचेज रिटर्न की तो उस सिचुएशन में मैं रिटर्न करने के बाद कंसीडरेशन के तौर पर उससे क्रेडिट नोट रिसीव करूंगा। क्लियर? तो आपसे पूछा जा सकता है, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न यू विल, और नीचे आ जाए इशू ऑफ क्रेडिट, रिसीव द क्रेडिट नोट, तो आप लोग कहेंगे यस रिसीव द क्रेडिट नोट। अब अगर आपका सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं कर रहा, भाई आप दुनिया के ईमानदार तरीन बंदे हैं, आप अपने सप्लायर को इशू करते हैं, आप उनसे डेबिट नोट नहीं रिसीव करें, आप उनको ही क्रेडिट नोट इशू करें। आपका सप्लायर अगर आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं कर रहा, आप उसे डेबिट नोट इशू करो। आप उसे कहो, मिस्टर सप्लायर, मैंने तुम्हें परचेजेस रिटर्न के अगेंस्ट अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है, तुम मुझे क्रेडिट करो। क्लियर? तो देखो परचेज रिटर्न में मैंने उसे डेबिट किया, मैं डेबिट नोट इशू करूं। गॉट इट? क्लियर हो गई ये बात? अब कोई इशू? गुड। अब बेटा यार फर्स्ट 3 चैप्टर्स में ना इसके अलावा और कोई ऐसा इशू नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में भी ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए, तो वो आप लोग जरा खुद से देख लीजिएगा, और कोई बात नहीं समझ आती आप लोग जरूर मुझसे पूछिएगा। और यहाँ पर जो मेरे नोट्स वगैरह हैं इनमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए थे? अच्छा, ये आप लोगों ने बेटा ये एमसीक्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। कोई इश्यू है तो बताएं। मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा देखें, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2005 a business had trade receivables of rupees as at 31st December 2005। अब ये क्लोजिंग पे चले गए, तो ओपनिंग रिसीवेबल कितने थे? क्लोजिंग पे चले गए। कहता है बिजनेस हैड द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस। Question number 5, 7 which concept is applied when a business record the cost of non-current asset even though it does not legally own substance over form। हाँ जी ऐसा ही है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ही है। अच्छा जी, अब देखें बेटा यहाँ पर, और सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को देख लिया करें। कहता व्हाट वाज द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस
आफ्टर टेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट, बेटा रिसीवेबल्स का लेजर बना लेना। देखें यार, आपको बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे कि बस यहाँ से ये बैठो, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। नहीं, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 मार्क्स गेन करने के लिए एक छोटा सा टी अकाउंट बना लेंगे। हाँ, ये अलग बात है, उसके सामने डिस्क्रिप्शन ना लिखो। मुझे पता है भाई ओपनिंग कितना है मेरे पास, आप 22 लिख दें। फिर कहता है सेल्स फॉर द ईयर 120। अब बेटा अगर रिसीवेबल्स है और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारी की सारी क्रेडिट, और अगर इनमें कैश वाली सेल्स भी शामिल है तो आपको अलग से बताएगा। तो कैश वाली सेल्स कभी भी रिसीवेबल्स का पार्ट, हमेशा क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल्स के पास आती है। क्वेश्चन साइलेंट है तो सारे की सारी क्रेडिट सेल्स हैं। क्लियर? अब क्या यहाँ पे बताया गया था मुझे कहीं, तो मैं सारी सेल्स को क्रेडिट सेल्स कंसीडर करूंगा। कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉर द ईयर। बेटा रिसीवेबल से कभी डिस्काउंट रिसीव नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसको इग्नोर कर। ओके, डिस्काउंट अलाउड का ताल्लुक होता है रिसीवेबल्स के साथ, डिस्काउंट रिसीव्ड का ताल्लुक सप्लायर्स के अकाउंट से होता है। क्लियर? अच्छा, कहता है डिसऑनर्ड चेक। भाई जब चेक रिसीव करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट, डिसऑनर हो गया है तो यहाँ पे वापसी लिख दो। कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, अच्छा यहाँ पे चेक रिसीव भी तो किया ना, बैंक रिसीव्ड कितनी 1,500 की। कहते हैं कॉन्ट्रा सेटल, बेटा कॉन्ट्रा सेटलमेंट हमेशा यहाँ पे जाती है। मैंने आपसे कहा था क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट, तो ये तो डेटर्स अकाउंट है रिसीवेबल, इसको क्रेडिट करेंगे 6,000 से और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 30,000। जी ये बात क्लियर? रेफरेंस दे दें सर, बुक से कहीं लिखा है। जी कोई और क्वेश्चन इसमें से? जी फर्स्ट, which of the following is not the purpose of receivable ledger control account? हाँ जी, तो receivable ledger control account का पर्पस वगैरह। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है परचेज लेजर एंड परचेज अकाउंट, सेल्स लेजर एंड सेल्स अकाउंट एक चीजें नहीं है। परचेज लेजर इज नॉट परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की जब बात करता रहता है ना, तो परचेज अकाउंट में हमारे पास आ जाता है हमारी परचेजेस, कैश प्लस क्रेडिट, दोनों के दोनों। लेकिन जब परचेज डे बुक की बात करता है तो उसमें भी हमारी परचेजेस, लेकिन सिर्फ क्रेडिट बात क्लियर। परचेज लेजर की जब बात करता है ना, तो इससे मुराद होता है हमारे पेबल्स, हमारे क्रेडिट। और जब बात करेगा ना सेल्स अकाउंट, तो कैश प्लस क्रेडिट, टोटल सेल। जब बात करते हैं सेल्स डे बुक की, तो सिर्फ क्रेडिट से। और जब बात करते हैं सेल्स लेजर की, तो मतलब रिसीवेबल्स अकाउंट। ओके, तो इस बात का जरूर आप लोगों ने ख्याल रख लेना है। अच्छा बेटा, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, तो जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन हो मैंने एंड पे इनके आंसर वगैरह किए हुए हैं, तो आपने एंड पे आंसर देकर इनको तो याद रख लेना है ना, कि आपको हो सकता है आपकी बुक्स में ये चीजें एज सच ना नजर आए। तो आपसे कह रहा है कि भाई रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, बेटा कंट्रोल अकाउंट से मुराद होता है कि आपने अपने रिसीवेबल्स मिस्टर ए बी सी एक्स वाई जी को अलग अलग ना लिखो, क्योंकि बैलेंस शीट को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बैलेंस शीट को इस बात से ताल्लुक है कि टोटल रिसीवेबल कितना है, तो ये टोटल आपके रिसीवेबल्स का टोटल अकाउंट होता है, तो आपने वो आके यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। तो कहते हैं इसका क्या पर्पस नहीं है। तो आप देखें, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, ये बात बिल्कुल सही है। अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ पर्सनल लेजर अकाउंट, कि आपने पर्सनल लेजर अकाउंट्स को अलग कर लेना है और अपने पर्सनल, मतलब मुझे पता है मिस्टर ए ने 500 देना है, मिस्टर बी ने 1000 देना है, मिस्टर सी ने 2500 रुपए देना है, तो टोटल मेरे जो लेजर बन जाएंगे 4000 के बन जाएंगे। मैं जाके अपने कंट्रोल अकाउंट से पूछूंगा कि भाई कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, अगर उसका बैलेंस भी 4000 ही है, मुझे पता चल गया कि मेरे दोनों अकाउंट्स बिल्कुल सही से चलते हैं, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखें, द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हेल्प्स
टू लोकेट एरर्स इन द ट्रायल बैलेंस। अब ये भी इसका पर्पस हो सकता है कि इससे हमें पता चल सकता है कि ट्रायल नहीं कहते रिसीव लेजर कंट्रोल अकाउंट इंश्योर्स दैट देयर आर नो एरर्स इन द पर्सनल लेजर, नहीं गारंटी नहीं देता। वजह क्या है? इसने बता दिया कि भाई टोटल लेजर तो आपके 4,000। मैंने क्या कहा था? मिस्टर ए ने 500 देने, मिस्टर बी ने 1,000 रुपया देना है और मिस्टर सी ने 2,500 रुपये देने हैं। लेकिन बेटा मैंने कंट्रोल अकाउंट में एंट्री बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की, लेकिन जब मैं गया ना उनके सेपरेट अकाउंट्स के अंदर, तो मैंने जब उनकी क्लोजिंग की, उनमें सेल्स और क्रेडिट वगैरह किया, जो अमाउंट रिसीव की, तो बाद में पता चला मिस्टर ए का 1,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है, मिस्टर बी का 500 रुपये का आ रहा है, मिस्टर सी का 2,500 का आ रहा है। लिस्ट ने 4,000 टोटल बताया, लेकिन क्या ए और बी का बैलेंस ठीक है? अब कंट्रोल अकाउंट इंश्योर नहीं कर रहा, गारंटी नहीं दे रहा कि यार ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेजर अकाउंट गलत होता है, राइट? तो इस वजह से हम लोग कहते हैं भाई ये इसका पर्पस नहीं है। ओके, अच्छा बेटा ये बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। मैं मूव कर रहा हूं फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस की तरफ। उसने हमारा अच्छा खासा टाइम लेना है, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट। एंड क्वेश्चन नंबर 1, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा खासा एक क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। बेटा ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं था, पता ये इस लेवल का क्वेश्चन था जिसने आपके सारे कॉन्सेप्ट को हिला के रख देना। और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लो तो पूरी अकाउंटिंग आपकी ग्रिप में है कि यार बस इतनी सी है अकाउंटिंग। और वाकई पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी पूरी इंट्रो टू अकाउंटिंग। क्लियर? अच्छा अब यहां पे देखें बेटा, सबसे पहले अब इसकी रिक्वायरमेंट तो देखने की जरूरत नहीं है, लाजमी बात है फाइनल अकाउंट्स बना के देने हम लोगों ने, इनकम स्टेटमेंट बनानी और साथ में बैलेंस शीट। देखने की बात ये होती है कि कब के लिए बनानी है। मुझे क्लोजिंग डेट का पता, तो उसने हमें कहा कि 31 दिसंबर 2014 के लिए आपने सारी मेहनत करनी है। अब हमने कहा भाई आप हमें डाटा क्या प्रोवाइड कर रही है? कहते हैं कि भाई पुरानी बैलेंस शीट उठा के दे रहे हैं तुम्हें। 31 दिसंबर 2000 कहता है 13 के बैलेंसेस तुम्हें दे देते हैं, तो मेरे तमाम अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस मुझे मिल गए। कहते हैं ये नॉन करंट एसिड से, अब कहीं पर भी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि WDV है, हर एसिड की WDV की बात है। फिर करंट एसिड बता दिया, स्टॉक, डेटर, बैंक, नॉन करंट लायबिलिटीज बता दी और साथ में करंट लायबिलिटीज बता दी। मैंने कहा वेयर इज कैपिटल? कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि नेट एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल, फाइंड कर लो, राइट? तो सबसे पहली चीज थी कैपिटल कैसे आएगा, कि बच्चे ढूंढते रह जाते हैं कैपिटल तो गिवन ही नहीं था तो शायद 0 होगा। तो भाई अगर कैपिटल 0 है तो बैलेंस शीट इक्वल कैसे करोगे तुम? तो आपने अपनी इन तमाम एसिड्स का सम करना था, आपने इन तमाम एसिड्स का सम करना था और इनमें से अपनी इन तमाम लायबिलिटीज को माइनस कर देना था, तो आपके पास कैपिटल की अमाउंट आ जानी थी। ये थी बेटा थोड़ी सी स्मार्ट। और देखिए ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिस्टेक नहीं, तो भाई ओपनिंग कैपिटल में भी कोई मिस्टेक नहीं, राइट? जहां से आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ गई। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कैपिटल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? किसी ने कैलकुलेट किया हो? कैपिटल की वैल्यू 126,000 पक्की बात है। अब ये ओपनिंग कैपिटल और ये आपकी बैलेंस शीट में ये चला देना। पहली चीज ये जाके लिख दो, ओके? अब ये सारे ओपनिंग कैपिटल्स गिवन, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे बेटा, इन ओपनिंग बैलेंसेस ने तो कहीं पर भी नहीं आ इधर। अब हम लोग चले गए एडजस्टमेंट के ऊपर, अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आज दोबारा जाकर आपने इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर, ओके? तो जैसे ही इंशाल्लाह रिवीजन सेशन हमारा कंप्लीट होगा, आप इस काबिल होंगे कि आई कि आपके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप 100% सॉल्व करते हैं। अच्छा अब देखते हैं, कहते हैं कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज
375,000। सिर्फ उसने ये कहा कि भाई जो कैश सेल्स है ना वो 375,000। फिर कहते हैं जो क्रेडिट सेल्स है वो 75% ऑफ द टोटल सेल्स एंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वाज रुपीज, ये हम लोगों ने डेटर से अमाउंट रिसीव की ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या हुआ, कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ 2013 वाज, ये इसने आप पे एहसान किया। यकीन करो ये चीज मुश्किल हो सकती थी अगर यहाँ पे ओपनिंग प्रोविजन रखते तो तुम लोग कभी भी रिसीवेबल्स का बैलेंस ठीक ना फाइंड करते, तो फिर ये चीज आपके लिए मुश्किल हो सकती। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐसी सिचुएशन में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे नहीं जाते। हम क्या करेंगे भाई, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो मैंने इसकी मदद से क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करने हैं। मेरे पास कैश की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो रही है, मैं कैश रिसीव कर रहा हूं, मैं कैश पे भी करूंगा, तो क्या मुझे बैंक के क्लोजिंग बैलेंस की नहीं जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए अलग से आपने अकाउंट बना लेना है, आपने बैंक का अलग से अकाउंट बनाना है। आप यहाँ पे गए, आपने बैंक का अलग से अकाउंट बना दिया, रफ वर्क में बैंक अकाउंट, और इसका ब्रॉड डाउन देखें, इसका ब्रॉड डाउन आपके पास कितना आ गया बैंक अकाउंट का? 45,000। आपने यहाँ पे 45,000, ये बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, आपके डेटर्स की बात कर रहा था कुछ कि भाई आपने क्रेडिट सेल्स की हैं, आपने अपने डेटर से कोई अमाउंट रिसीव की है वगैरह वगैरह, तो आप लोग यहाँ पे अपने डेटर्स का अकाउंट बना लो और इसका ओपनिंग बैलेंस अपने पास लिख लो। बात सुनते रहे बेटा, डेटर्स का देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या मिल गया मुझे, और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे ना, आपने आपके लिए फाइनल अकाउंट बहुत इजी हो जाएगा। 177,000 यहाँ पर आ गया डेटर्स का बैलेंस। अच्छा, इसके बाद सेल्स की बात कर रहा था, तो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स वगैरह, तो वो तो दो अमाउंट्स हैं, मैं खुद से ऐड भी कर सकता हूं उनको, लेकिन जहां, और जरूरी नहीं कि फिर हर छोटी बात का भी लेजर बनाना शुरू कर, ये भी जरूरी नहीं है। पर ऐसी चीजें जिसकी कैलकुलेशन में आपको टाइम लगे, आपने उसका लेजर बनाना, लेकिन ऐसी चीज जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको प्लस माइनस करके लिख लेना। अच्छा, फिर देखें लेजर्स वगैरह यहां पर ये मेरे पास आ गए, और अब हम आ गए एडजस्टमेंट। मैंने ऊपर देखा मेरे पास कहीं पे कैश नहीं था, लेकिन जहां पर क्या चीज आ रही है, कैश सेल्स मेड, तो बेटा यहां पर कैश सेल्स के लिए क्या एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो कैश का अकाउंट बना के ये कैश के कॉलम में कितनी अमाउंट चली जाएगी, कैश, और यहां पर आप लिख देंगे सेल्स। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई आपके पास? 375,000। अच्छा, यहां से ना मुझे ये पता चल गया कि मेरी टोटल कैश सेल्स कितनी है। एम आई राइट? अच्छा, फिर आपसे क्या कहते हैं, भाई मुझे क्या सिर्फ कैश सेल्स चाहिए? मुझे तो क्रेडिट सेल्स भी चाहिए ताकि मैं अपने डेटर्स के अकाउंट में लिख सकूं। मुझे उसके साथ साथ टोटल सेल्स भी चाहिए, ऐसे ही है ना? आपसे कहता है यार जो आपकी क्रेडिट सेल्स है ना वो 75% है। मैंने कहा किसका? कहते हैं टोटल सेल्स का। तो टोटल सेल्स का अगर 75% क्रेडिट सेल्स हैं तो कैश सेल्स कितने परसेंट हुई होंगी? 25%। और वो 25% किस अमाउंट के बराबर हैं? तो यहां से क्रेडिट सेल्स का पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके 375,000 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 25, जिस परसेंटेज के ये इक्वल हैं वो, और मल्टीप्लाइड बाय, फाइंड क्या करना है, क्रेडिट सेल्स, और वो कितने परसेंट है? ये क्रेडिट सेल्स आ गई हैं 112,000।
किसको चार्ज करूं ये क्रेडिट सेल्स? 1 1 2 5,000। हाँ जी, ये बात सब बच्चों को समझ आ गई। मुझे सेल्स का पता चल गया है कि मेरी टोटल सेल्स कितनी है। कितनी है मेरी टोटल सेल्स? 1,125,000 प्लस 375। और मेरी टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई है? क्या? अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने अभी कोई अगर रिटर्न्स वगैरह आ जाएगा तो वो लिख लेंगे। ये देखिए 1,500,000। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों कि ये सेल्स कैसे आई। नेक्स्ट देखें, अब मैं यहां तक पहुंच गया। कहते हैं अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वाज ₹103,500। मैं यहां पे आया और लिख दिया 103,500 और ये बैंक में मैंने रिसीव कर दी। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 5,000 से डेटर्स। क्लियर? भाई ये इतनी इजी चीजें नहीं है जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। तो इसमें ऐसे समझ लें कि हर एक स्टेप को फूंक फूंक के रखना है हम लोग, कि छोटा सा भी स्टेप मिस हो गया ना और अमाउंट, और आपने एक लेजर में भी कोई अमाउंट ना लिखी, सब कुछ गलत हो जाए। भाई आप जाके डेटर्स को अपडेट कर दो, बैंक अकाउंट को करो ही ना। क्या बैंक अकाउंट का बैलेंस ठीक आने वाला है? ऐसी अगर 2-3 मिस्टेक्स हो जाएं, कभी भी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट नहीं बनने वाली। तो बहुत एक्टिव माइंड होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों ने। क्लियर? और पेपर आपने एमसीक्यूज में पास कर लेना है। आपको कॉन्फिडेंस हो वहां पर, यार मैंने इतनी एमसीक्यूज ठीक कर लिए हैं कि सुकून से मेरा पेपर पास है। जब आप इस माइंडसेट के साथ बैठे होंगे ना, फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आपने फाइनल अकाउंट के ऊपर छोड़ दिया, भाई अब तेरा ही सहारा है अल्लाह के बाद, तो वो कहेगा चलो फिर अगले अटेम्प्ट में मैं अपना सहारा साथ लेके आऊंगा। तो अगर आप टेंशन के साथ बैठेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला, इसलिए एक्टिव माइंड होके बैठना। अच्छा नहीं बेटा, फाइनल अकाउंट उसने आपका चेक करना है। उसे पता है कि फाइनल अकाउंट अगर बच्चा नहीं सॉल्व कर रहा तो अकाउंटिंग नहीं आती इससे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको आगे भेजे। इसलिए फाइनल अकाउंट जरूर सॉल्व करना और अच्छा खासा सॉल्व करना के लिए उसे पता चले कि आप देखो गलत हो सकता है, उसे भी पता है कि आप अभी अकाउंटेंट नहीं, आप अभी सीख रहे हो, लेकिन उसने आपके एफर्ट्स को देखना है। सारी अमाउंट तो नहीं गलत लिख के आओगे ना। अगर आपने उसमें हाफ से ज्यादा बॉक्सेस ठीक फिल किया हुए हैं, उसने आपको पास कर देना, राइट? अच्छा अब देखें अब यहां तक हम पहुंच गए। कहते हैं जो प्रोविजन आपने चार्ज करनी है ना, वो 5% चार्ज करनी है। किसका? डेटर्स का। कहता है बैलेंस एट द एंड 2014 क्लोजिंग के ऊपर, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड वाज नील। तो नील है तो मैं अभी इसके लिए किसी किस्म का अकाउंट नहीं बनाता, क्योंकि अभी तक किसी किस्म के कोई बैड डेट भी नहीं आया। अच्छा अभी मैंने ये देखना होगा कि यार क्या रिसीवेबल्स को क्लोज कर दूं? जल्दी ना कर, किसी भी अकाउंट्स की क्लोजिंग के लिए जल्दी नहीं करनी आपको। ओके नेक्स्ट चलेगा हम लोग। अब यहां पर मैंने किस चीज को स्किप किया हुआ है? सिर्फ मैंने इसको मैंने स्किप किया, बाकी सारे अकाउंट फॉर होती। पेमेंट मेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹641,450, क्रेडिट परचेजेस वर 664,950, वेयर एज कैश परचेजेस वर 35% ऑफ द। मुझे पता चल गया भाई सप्लायर्स के पास आ जाओ। तो सप्लायर्स का हमने ओपनिंग बैलेंस देखा जी, ट्रेड क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन किया। तो ओपनिंग किस साइड पे लिखूं इसका? मैं इस बात का ख्याल रख लेना, 75,000। अच्छा अब देखें उसने आपको परचेजेस वगैरह के बारे में उसने आपको क्या बताया? कहता है पेमेंट्स मेड टू
ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज, तो ट्रेड क्रेडिटर्स के पास जाओ, उन्हें कहो कि भाई हमने तुम्हें पे कर दिया 641,450। कहां से पे किया होगा यार? क्या उसने बताया है कि बैंक से पे किया है? तो कैश तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो पे कहां से करोगे? तो बैंक से ही करोगे, क्योंकि बैंक में पैसा आया होगा डेटर्स से। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रेडिटर्स 641,450। अच्छा, अब देखें, मैंने यहां तक की सारी एडजस्टमेंट कर ली। कहते हैं जो क्रेडिट परचेजेस है ना वो इतनी है, तो ये क्रेडिट परचेजेस कहां चली जाएंगी? 664,950 क्रेडिटर्स के अकाउंट में 664,950, ये आपके पास इधर नहीं आएंगी और ये आएंगे इधर 664,950 परचेजेस। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं? वेयर एज कैश परचेजेस वर 35% ऑफ द, अब मेरी बात सुने, ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऊपर सेल्स पे था, तो इसको दोबारा से सुन लो बेटा। आपने देखना है कि टोटल परचेजेस का 35% कैश परचेजेस है, जो कि मुझे गिवन नहीं है। मुझे क्या गिवन है? क्रेडिट परचेजेस। तो 100 में से अगर 35% कैश परचेजेस हैं, तो क्रेडिट परचेजेस कितने परसेंट है? तो जाएंगे आप लोग, ये देखें, आपने अपनी क्रेडिट परचेजेस लिखी, कितनी है? 664,450,950 डिवाइडेड बाय, बेटा ये अमाउंट कितने परसेंट के इक्वल है? तो 65, आपने इसको 65 कर मल्टीप्लाइड बाय, आपने क्या फाइंड करना है? मुझे टोटल सेल्स भी चाहिए, सॉरी परचेजेस, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, लेकिन मुझे कैश परचेजेस भी चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 35 इज इक्वल टू। अब ये कैश परचेजेस क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा कैश परचेजेस के लिए मैंने पेमेंट की हुई है, पेमेंट की है, तो मेरे क्या कैश अकाउंट में नहीं आएगी? 358,050 परचेजेस 358, और यहीं से ही आपने टोटल परचेजेस फाइंड कर लेनी है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपकी टोटल परचेजेस कितनी है? 1 और 2 3,000। और ये देखें टोटल परचेजेस किसका पार्ट बनते हैं? तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर आपने ये परचेजेस लिख दी, और ये आपका ओपनिंग स्टॉक आपको अपने ओपनिंग बैलेंसेस से मिल गया। ये बात क्लियर? कोई इशू? गुड जी बेटा, इसी तरह से आप लोगों ने सारा डाटा फिल करते जाना है, और जैसे ही आप लास्ट एडजस्टमेंट तक पहुंचेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स। यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई सॉल्व, 1 हो गई, 1 में से सिर्फ अभी तक प्रोविजन रहती थी हमारे। अच्छा फिर देखें, कहते हैं एफटी पेड रुपीज दिस अगेंस्ट ये वाली अमाउंट अगेंस्ट पे कर दिया उसने। चलो बैंक के पास लेके जाओ, पहले बैंक के पास लेके जाओ भाई, हमने पे कर दिया। क्या क्या? सैलरीज 38,000, सैलरीज भाई जो पे किया है वो तो बैंक से निकालो ना, 38,000 और 30,000 ऑफिस एक्सपेंसेस, अच्छा फिर अगेंस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 45,000। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? और ये तीनों आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। ओके, इनमें अगर कोई एडजस्टमेंट्स आएगी बाद में प्लस माइनस कर लूंगा, अगर कोई एक्रूवल्स है
कोई प्री पेमेंट्स है उनको बाद में एडजस्ट कर। अभी के लिए क्या करूंगा, अपने एक्सपेंसेस में जाके ये तीनों अमाउंट लिख, कोई इशू हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट देखें, कहते हैं आपने कैश डिस्काउंट अलाउ किया, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउ किया, किसको, कस्टमर्स को, ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज, वेयर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। एक तो इसने मेरी नेट सेल्स की कैलकुलेशन में आना है, नेट परचेजेस की कैलकुलेशन में आना है, मेरे डेटर्स के अकाउंट में जाना है और मेरे रिसीवेबल्स के अकाउंट में। तो डिस्काउंट अलाउड 21,000, तो सबसे पहले डेटर से कहो भाई 21,000 पे ना करना। क्रेडिटर से कहो कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें डिस्काउंट दिया, कितना, 13,000। अब देखें बेटा, डिस्काउंट अलाउड नेट सेल्स का पार्ट बन जाएगा। आप लोगों ने सेल्स पहले से रिकॉर्ड की हुई हैं, उसमें से डिस्काउंट अलाउड माइनस करो, ये आपकी नेट सेल्स हैं जो आपके पहले बॉक्स में चली गई। और ये अमाउंट क्या, मुझे ये बताओ यार, ये अमाउंट आप गलत लिख लोगे क्या, ठीक हो सकती है? भाई आई क्या आपको पता चल गया है बच्चे को अकाउंटिंग आती है, कर रहा है, क्लियर। इसी तरह से देखो भाई, उसने नहीं देखना कि यार आपने 20 में से कितने मार्क्स ले लिए, उसने 2-4 एडजस्टमेंट देख ली, उसे पता चल जाएगा, जजमेंट हो जाएगी बच्चे को कितनी अकाउंटिंग आती है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखें, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, डिस्काउंट रिसीव 13,000 आ गया हमारे पास, क्लियर। और यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस की भी एंट्रीज रिकॉर्ड की हुई हैं, तो ये 38,045 था, और इसका भी आपको पता चल जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस। हम लोगों ने अभी ऑफिस एक्सपेंसेस अपने पास कितने रिकॉर्ड किए हुए थे, 30,000, क्लियर। लेकिन यहां पर कितने हैं, 23, तो ये अभी एडजस्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये बातें समझ आ गई सब बच्चों को? 4 ट्रांजैक्शन क्लियर। अच्छा आपको नहीं लगता कि यार 9th में से अगर 4 ट्रांजैक्शन हो गई, थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अभी तक मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, मुझे तो चीजों की समझ आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, कहता है 1 जुलाई 2014, मतलब मिड ऑफ द ईयर, ऐसा क्या हो गया? कहता है एफटी ने सेल कर दिया वन ऑफ द ओल्ड मशीनरी एट अ लॉस ऑफ रुपीज। मैंने कहा भाई रुको रुको रुको, 15,000 रुपए का लॉस हो गया, चलो पहले तो इसे एक्सपेंसेस में लेके जाओ ना, ये लो, क्लियर। बाकी बात हम बाद में डील कर लेंगे। फिर कहते हैं ऑन 31 December 2013 द ओल्ड मशीनरी हैड अ बुक वैल्यू ऑफ, कहते हैं भाई ये जो मैंने आपको यहां पर मशीनरी की वैल्यू बताई है ना, इस अमाउंट में जो एसिड ओल्ड मशीनरी मैं डिस्पोज करने जा रहा हूं, कब, 1 जुलाई को, उसकी वैल्यू क्या थी? कहते हैं उस दिन उसकी वैल्यू 54,800, क्लियर। पूरा चैप्टर 6 है ये आप लोगों का, सिर्फ एक एडजस्टमेंट, पर यहीं से उसे पता चल जाना है तुम्हें डेप्रिसिएशन कितनी आती है। अच्छा फिर कहता है 1 October 2014 a new machine was purchased in its place at a cost of rupees। मैंने कहा एक मिनट भैया, एक मिनट, तुमने परचेज की है? उसने ये नहीं कहा क्रेडिट पे, मैंने कहा मुझे इसके लिए पहले पेमेंट करने दो, 164,800। बैंक अकाउंट के पास गए, उससे कहा यार ये पे करना 164,800। अगेंस्ट मशीनरी। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अच्छा ये देखें यार, उसने मुझे ये तो बता दिया कि 15,000 का लॉस किया, तो मुफ्त में तो मैंने भी नहीं दी होगी, तो कुछ ना कुछ तो सेल प्रोसीड्स आई होंगी, तो जो सेल प्रोसीड्स आई होंगी मशीनरी के अगेंस्ट वो इधर आ जाएंगी, लेकिन आई कितनी वो मुझे अभी देखनी पड़े, क्लियर। अच्छा देखें, मैंने देखा यार मशीनरी में ना अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं,
मैं यहां पे मशीनरी का अकाउंट बना रहा, मैंने देखा कि यार मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना कोई इतना इजी टास्क मुझे नहीं लग रहा, तो मैंने यहां पर उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा मशीन, तो मुझे इसका ओपनिंग बैलेंस क्या मिला था, ये देखो 330,000। डू यू नो दैट ये मशीनरी अकाउंट अपनी WDV पर है, तो बेटा इसकी डेप्रिसिएशन इसी को चार्ज करेंगे। क्लियर? अब मुझे पता चला यार इसमें एडिशन भी हुई, मतलब मैं यहाँ पे एडिशन बैंक अकाउंट, अच्छा इस बात का तो मुझे वैसे ही पता चल गया कि भाई एडिशन कितने की हुई, 164। मैंने एक डिस्पोजल किया, लेकिन यहां पे एक बात का ख्याल रखना है कि बेटा ये जो डिस्पोजल की अमाउंट आपने लिखनी है ना, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल लिखनी है, मतलब 1 जुलाई। मुझे जो अमाउंट बताई गई थी ना, ओपनिंग बताई गई थी, वो नहीं माइनस कर देनी। तो इसके लिए सब्र करना है, क्योंकि अभी तक उसने मुझे नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन मेथड क्या है और किस रेट पर, राइट, वो अमाउंट ना लिख देना। लेकिन यहां पे मैंने ये लिख के अपने आप को याद रखवाया, मैंने डिस्पोजल लिखना है और साथ में मैंने इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज करना है, पेंडिंग में चला गया। लेकिन आप ये देखो, इसके पढ़ने का जितना कुछ मुझे समझ आ रही थी वो तो अकाउंट फार हो गया है ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैं आगे चला गया। मतलब अपने आप को ना किसी एक पॉइंट पे स्टक नहीं कर लेना, जो समझ आ रहा है अकाउंट फार करो, नहीं आ रहा होल्ड करो, उसे कहो तुम वेट करो मैं आता हूं, बाद में सोचना, अदरवाइज ये टेंशन की दुकान खुल जानी है और फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व। तो उस टेंशन की दुकान को बंद रखना जब तक के क्वेश्चन न सॉल्व होते हैं, और उसके बाद खोलने की जरूरत नहीं पड़नी। ओके, फिर कहते 1 जनवरी 2014, क्या मतलब, बिल्कुल ओपनिंग डेट। क्या हुआ था, ऑफिस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारी बात कही है। कहता है जिस दिन साल स्टार्ट हुआ ना, मैंने अपने ऑफिस इक्विपमेंट को 20,000 रुपए में सेल कर दिया और वो मेरे पास 20,000 रुपए का ही था एट इट्स बुक वैल्यू। कहते हैं बुक वैल्यू भी 20,000 थी और मैंने उसको सेल भी 20,000 में कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। लेकिन यहां पे देखा यार सिर्फ एक ही डिस्पोजल है, तो मैं जल्दी से गया इक्विपमेंट के पास, मैंने कहा यार अब तेरा क्या अकाउंट बनाता रहूं, अपने में से 20,000 को निकाल। अब आप सोचेंगे यार सर को ऐसी क्या जल्दी थी, मशीनरी में से तो नहीं निकाला, हमें होल्ड पे डाल दिया। जब इक्विपमेंट की बात आई तो फौरन 20,000 निकाल दिया, क्योंकि मुझे उसकी डेट ऑफ डिस्पोजल पर वैल्यू पता थी, डेट ऑफ डिस्पोजल पर वो 20,000 रुपए का है। मुझे मशीनरी का पता नहीं था कि डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या था, उसकी मुझे ओपनिंग वैल्यू पता थी, इस वजह से उसको होल्ड करवाया कि मैंने तुम्हारी डेट ऑफ डिस्पोजल पे वैल्यू अभी फाइंड करनी है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा बेटा मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को ना सही सी समझ आती जा रही होगी। और ये जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, मैंने इसको अभी कंप्लीट नहीं किया, मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। इसमें से मैंने सिर्फ 2 चीजें रिकॉर्ड की हैं कि उसने कहा है कि लॉस हुआ, मैंने कहा एक्सपेंसेस में डाल दो, कहते हैं इतने का परचेज किया, मैंने कहा बैंक में डाल दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। उसके अलावा सिर्फ मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, उसका ओपनिंग लिखा, उसमें एडजस्टमेंट ये एडिशन को ऐड किया, अभी ना मैंने डिस्पोजल लिखा, ना मैंने डेप्रिसिएशन एक्शन, मैं इस 5 नंबर को होल्ड करके बैठा हूं कि भाई तुम्हारे पास मैंने वापसी आना है। ओके, यही बिहेवियर आप लोगों का होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6 नंबर हो गया, 7 कहता है डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%
ऑफिस इक्विपमेंट 20% पर एनम ऑन देयर स्ट्रेट लाइन पे कह देता ना, क्वेश्चन सॉल्व होना भी नहीं था। ओके, स्ट्रेट लाइन के लिए तो आपको कॉस्ट का पता होना जरूरी होता, और कॉस्ट हमारे पास थी नहीं, तो अंडरस्टूड था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि यार कब से मैं इस इंफॉर्मेशन का वेट कर रहा था, क्योंकि इसकी वजह से मेरी एडजस्टमेंट में 5 रुपये हुई थी। अच्छा, अब मैंने देखा, मैं अपने नॉन करंट एसेट के पास गया, मैंने कहा लैंड मौजूद है 100,000 की, कोई एडिशन डिस्पोजल कुछ भी नहीं, डेप्रिशिएट होती नहीं है। मैं जल्दी से अपने नॉन करंट एसेट के पास भागा और उनसे कहा ये लो भाई अपने पास लैंड संभालो 100,000 की। बात क्लियर? यही काम आपने करना है, जितने बॉक्सेस फिल करोगे ना उतने नंबर हैं। आई कैप को उसके एग्जामिनर को पता है जहां से चलना है, तुम्हारी वर्किंग से नहीं चलना। ओके, अच्छा फिर मैं आया, मैंने कहा हाँ भाई बिल्डिंग मौजूद है, बिल्डिंग में नो एडिशन नो डिस्पोजल। उसने कहा 10% अप्रिशिएट करो। मैंने कहा 10% से तो तुम हो जाओ डेप्रिशिएट 61,000, और ये जाके चार्ज कर दिया अपने एक्सपेंसेस को कि 61,000 की डेप्रिसिएशन संभालो, और बिल्डिंग से कहा तुम अपनी WDV पर मेरे साथ आ जाओ, 610 माइनस 61 इज इक्वल टू क्लियर। और एक्सपेंसेस के पास गया, मैंने कहा यार ये लो एक और एक्सपेंस। अब उसने ना डेप्रिसिएशन को यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, इकट्ठा करके ये बता दूंगा आप लोगों को टोटल। अच्छा फिर देखें, प्लांट एंड मशीनरी के पास आया, मैंने कहा बस थोड़ी सी देर और कर, मैं पहले इक्विपमेंट से डील कर लूं। इक्विपमेंट से मैंने कहा कि यार तुम 115,000 के थे, लेकिन पहले ही दिन तुम में डिस्पोजल हो गया। क्या डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? क्या पहले ही दिन? तो मैंने उसे कहा तुम अपने में से उसको निकाल दो, तो 95,000 और 95,000 का चार्ज करो, कितना? 20। ऑफिस इक्विपमेंट 20%, 20% जाके चार्ज करो। तो उसने 20% चार्ज किया, तो ये अमाउंट कितनी आ गई? ये चला जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 95 में से 19,000 माइनस कर दिया जी, 76,000। ये लो, क्लियर। अब आया, मैंने कहा चल यार प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारे साथ भी डील करता हूं। उसने कहा इधर क्या आ रहे हो, तुमने अकाउंट नहीं बनाया था, इधर जाओ। क्लियर, अकाउंट पे आ गया। अकाउंट से कहा कि भाई डिस्पोजल हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करनी है, तो उसने कहा पहले डिस्पोजल की WDV लिख लो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, कितने की थी ओपनिंग WDV उसकी, कितने की थी? ये देखें ओपनिंग WDV उसकी कितने की थी? 54,800। डेप्रिशिएट कौन सी अमाउंट पे करना है? कब डिस्पोज हुआ, इस साल कितना अरसा चला? तो मैंने कहा 54,800 मल्टीप्लाइड बाय, तो इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी? तो डेट ऑफ डिस्पोजल पे इसकी वैल्यू क्या थी? 54,800 माइनस 4,110। यह बात क्लियर हुई? क्या नजर नहीं आ रहा? 54,800 ये उसने मुझे खुद वैल्यू बता दी, ये देखो। ओके, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट, और फॉर 6 मंथ्स, तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का आ गया 4,110। भाई ओपनिंग WDV थी उसकी 54,800, अभी 6 माह में डेप्रिशिएट हुआ 4,110, तो डेट ऑफ डिस्पोजल पर उसकी WDV क्या है? यहां पे लिखो 50,690। जब मैं उसको डिस्पोज करने लगा तो मेरी बुक्स में वो एसिड कितने का था? 50,690। क्या ये बात सबको क्लियर?
और मैंने इसको 15,000 रुपए के लॉस पे सेल कर दिया, तो मुझे सेल प्रोसीड कितनी मिली होंगी? इनडायरेक्ट वे में जाके कैलकुलेट करनी, 35,690 रुपए मिले मुझे। ओके, मैंने कितनी अमाउंट रिसीव की होगी इसके अगेंस्ट, इस डिस्पोजल के अगेंस्ट? अगर मुझे 15,000 रुपए का लॉस है तो 15,000 रुपए कम वैल्यू पे सेल किया होगा ना मैंने इसको। कितने पे सेल किया होगा? 35,690 रुपए में। बैंक से कहा ये लो भाई 35,690 रुपए संभालो। डन, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब आपने आके बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया, भाई ये हमें सेल प्रोसीड्स मिली थी। वापसी चलो मशीन अकाउंट में कि भाई अभी तुम्हारी स्टोरी खत्म नहीं, तुम्हें रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होता है? क्या आप ओपनिंग बैलेंस लिया करें, इससे पूछें क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई डिस्पोजल हुआ? उसने कहा यस, हमने कहा उसको निकाल दो। हम माइनस करने लगे 50690, कहते भाई नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, मैं ओपनिंग पे मौजूद हूं, डिस्पोजल का भी ओपनिंग निकाल। क्लियर? तो हम डिस्पोजल के ओपनिंग के पास गए, कितना मिला था? मतलब सिमिट्री होनी चाहिए ना चीजों के दरमियान। 330 अगर फर्स्ट डेट का बैलेंस है तो डिस्पोजल का भी ओपनिंग बैलेंस इसमें से माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं? हम उसे कह रहे हैं मिस्टर डिस्पोजल, तुम 6 मंथ्स यूज हुए, हम तुम्हें अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पूरा साल रहा, उसे फुल ईयर के साथ एप्रिशिएट होने, तो तुम उससे अलग हो। तो हमने उसको अलग कर दिया और अब जाके हम लोगों ने चार्ज कर दिया इसके साथ। अब टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आई? 412। फिर जो अमाउंट आप माइनस करते हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, ये मैंने चार्ज कर दी। फिर पूछो इज देयर एनी एडिशन? यस, तो उसे कहो ले आओ एडिशन को। तो एडिशन कितने की आ गई जी? ये लिखा हुआ है 164 मल्टीप्लाइड बाय। अब इससे पूछो भाई तुम कब आए थे? तो उसने आपको बताया कि भाई मैं आया था, तो पूरा साल ना डेप्रिशिएट कर देना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ की डेप्रिशिएट 3/12 इज इक्वल टू 618 और स्क्वायर कर 5157 इधर लिख दो और बैलेंस कैरी डाउन फाइंड कर। देखो बैलेंस कैरी डाउन क्या आता है, जल्दी से बैलेंस कैरी डाउन। सही से बताई 392540 और अपनी बैलेंस शीट में जाके उसे कहो भाई ये लो संभालो 392540। और अब एक्सपेंसेस देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहां से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उठाओ लैंड का, कितना है? 0 नहीं है, लेकिन 61,000 प्लस 19,000 करो एंड प्लस 51,570। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास कितना आ गया? क्या ये तो नहीं बोल रहे तुम? तो यही है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, अब ये फिक्स एसिड वाली सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो क्वेश्चन में बेटा बताया हुआ था उसने हर एसिड के बारे में डेप्रिसिएशन रेट कितना है और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड कितना है। तो कहते हैं रेट बुक वैल्यू पर अप्लाई करो। तो अगर बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करें तो इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट कहता है
कहता है यार वो तुम्हें नॉन करंट लायबिलिटी नजर आई थी। मैंने कहा हाँ नजर तो आई थी कुछ। 10% 190,000 अगर ये ना भी होती कोई एडजस्टमेंट, मैं इस अमाउंट का 10% इंटरेस्ट चार्ज करता 19,000 रुपए। लेकिन अब सिर्फ बात क्या है, मैं उससे पूछ रहा हूं क्या तुमने पे किया? कहता है 10% पर एनम टुगेदर विद पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम ऑफ रुपीज 25,000 वाज मेड ऑन। हमने उसे कहा कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने प्रिंसिपल साल के एंड पे पे किया, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल आप मिड में पे कर देते तो हमारे लिए वह भाले जान बन जाता, इसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती थी हमारे लिए। फिर हम लोग अलग अलग इसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड कर, क्योंकि जो प्रिंसिपल पे कर देते नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए उसके ऊपर तो इंटरेस्ट ना पे करते हैं ना, तो मुझे अलग अलग ट्रीट करना पड़ता। अब क्या है, कहता है कि भाई आपके लोन की अमाउंट के ऊपर जितना इंटरेस्ट बना वो, तो कितना इंटरेस्ट बना 19,000, वो प्लस पार्ट पेमेंट। तो मैं कहता है कि सारा लोन नहीं, जितना भी टोटल लोन है उसका 25,000 रुपये प्रिंसिपल भी हमने पे कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया तुमने। और हम लोग गए यहाँ एक्सपेंसेस के पास, हमने कहा कि भाई ये संभालो 19,000। हम लोग गए बैंक अकाउंट के पास, हमने कहा क्या तुम्हें पता है कि तुम में से इंटरेस्ट पे हुआ और लोन की अमाउंट पे हुई? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा चलो अब हो गई है, ये लो। क्लियर? ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज थी जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। एंड पे जाके सोच लेते हैं यार बैंक का बैलेंस कहां से आएगा, वो तो गिवन ही नहीं था, यहां से आएगा बैंक का बैलेंस। क्लियर? अच्छा फिर देखें, अब हम लोग आए लोन के पास, हमने कहा भाई अब तुम 190,000 के नहीं हो, तुम में से 25,000 पे हो गए, अब तुम हो 165 बैलेंस शीट, ये अमाउंट चली गई। ओके, इतनी सी एडजस्टमेंट सी इसकी। डन? फिर देखो कहता है यार क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 19,000 रुपए का। मैंने कहा यार कब से मैं वेट कर रहा था, इसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल रुकी हुई थी। 19,000 नहीं 90,000, हाँ यही सुनना चाह रहा था। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 1,103,000 और जाके लिख दी 1,103,000। ये सेल्स आ गई थी हमारे पास, ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट, तीनों चीजें एट अ टाइम। क्लियर? फिर हमने कहा कि भाई करंट एसेट में भी तो मैंने इसको लिखना है, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट में हमने स्टॉक जाके लिखा। ओके हो गया? अच्छा फिर देखते हैं, हमने कहा और भी कुछ फरमाना है तुमने? कहते हैं हाँ, क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस 28,000 रुपए के हैं। मैं कहता है ऑफिस एक्सपेंसेस पेएबल है 28,000। मैंने कहा इट्स ओके, करंट लायबिलिटीज को दे देता हूं, ये 28,000 चला गया। पहुंच गया? मैंने कहा यार अगर इसके क्रेडिटर हैं तो इसका मतलब एक्सपेंसेस फिर वो तो नहीं है जो मैंने पे किए हैं। चल गया ऑफिस एक्सपेंस, जो मैंने ऑफिस एक्सपेंस पे किया था वो अभी मुझे पता है क्या ओपनिंग था, तो उसने कहा ऊपर देख लो 35,000। तो मैंने जल्दी से ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट बनाया। मैंने कहा 35,000 ओपनिंग था ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने पे किए क्या। अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया, ये यूं आएगा 30,000 हम लोगों ने पे किए, तो 30,000 कहाँ आ जाएगा, एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, और वो हम लोग पहले से लिख चुके हैं। और उसने कहा क्लोजिंग आपके पास क्रेडिटर्स हैं 28,000 रुपए के, तो 28 हमने यहां पे लिखा, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है। ये कितना था 28,000 रुपए। और इनकम स्टेटमेंट को अमाउंट चार्ज कर रहे हैं कितनी
23। मैंने कितनी चार्ज की हुई थी इससे पहले? तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस 7000, इसमें से जाके लेस कर। देखो मैंने जब कैश पे किया था तो मैंने एक्सपेंसेस में 30,000 नहीं रखा हुआ, जबकि रखना कितना चाहिए था मुझे 20। तो जाके मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा कि भाई एक्सपेंसेस मुझसे गलती हो गई, तुम 30,000 नहीं हो, तुम 23,000 हो। क्लियर? कोई इशू? हाँ, सॉरी कर देना है उससे। एक्सपेंसेस पूरे हो गए तो जाके एक्सपेंसेस लिखो। ये एक्सपेंसेस आ गए आपके पास, ये आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अच्छा, प्रोविजन रहती है, तो प्रोविजन के लिए अब रिसीवेबल्स के पास गए, अब वो क्लोज हो चुके, कैरी डाउन। तो देखो इनका कैरी डाउन कितना आता है, इनका कैरी डाउन जी तो और इसका 5% क्लोजिंग प्रोविजन। बेटा ओपनिंग प्रोविजन कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास, क्लोजिंग प्रोविजन ही सारी आ जानी है। कितनी? इसका 5%, 12300, ऐसे ही है ना, 12,300। तो सारी की सारी एक्सपेंस आउट है, बैड डेट्स भी कोई नहीं थे। तो इंक्रीज इन प्रोविजन भी तो हमारे पास 12,300 है, और इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंसेस के तौर पे जाके रिकॉर्ड हो जाता है। तो 12,300 हम लोग एक्सपेंसेस के तौर पर लेके जाएंगे। अब ये क्लोजिंग प्रोविजन है, तो हमारे रिसीवेबल्स के बैलेंस में से माइनस भी इसी ने होना है। रिसीवेबल्स का 246,000, इसमें से 12300 माइनस किया तो ये रिसीवेबल्स आ। क्लियर हो गया? अब एक्सपेंसेस पूरे हो गए आप लोगों के, ग्रॉस ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट चला गया कैपिटल के साथ। ड्राइंग्स किसी किस्म की कोई नहीं थी, आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटीज कंप्लीट है। करंट लायबिलिटीज में आपके ट्रेड क्रेडिटर्स रहते हैं, जिसका पता आपको चलना है यहां से। जल्दी से इसका क्लोजिंग फाइंड करें। शाबाश शाबाश, जल्दी करें बेटा। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जी नहीं, क्या है? हाँ, ये बोल रही हो तो लिख लो। अब यहां से ये करंट लायबिलिटीज आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज कैपिटल ऐड किया तो ये अमाउंट आ गई। क्लियर? यही अमाउंट आपने अपने एसेट्स के टोटल में जाके लिख दी। वहां से आपने देखा कि नॉन करंट एसेट्स तो कंप्लीट है, और अगर ये बैंक एंड कैश अलग अलग हो तो आप अलग अलग ट्रीट कर दो, लेकिन अगर यहाँ पे कैश एंड बैंक होता, बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे वैल्यू लिखते, आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर आपको बैंक एंड कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। ये होता है चोर रास्ता, और ये उस टाइम पर अप्लाई होता है जब बाकी क्वेश्चन ठीक हो। क्लियर? मैं बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे जाके इसको लिख दो। लेकिन मैंने जब देखा था कि इसने बैंक एंड कैश अलग अलग लिखा है, इस वजह से मैंने अकाउंट बनाए थे। और कैश का बैलेंस अब देखो, 375,000 में माइनस करो 358,050, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? कहीं ये बोल रहे हो तो लिख लिया। फिर बैंक से पूछा भाई तुम कितने हो, तो यहां से बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गया, और ये बैलेंस आपके पास आता है 172,440। ओके, और ये यही आता है आप जैसे इसको कैलकुलेट करोगे ये यहाँ पे, और आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली आपने फाइनल अकाउंट किया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, आपने अपनी अकाउंटिंग के सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं।
कि यही कुछ अकाउंट। और इसी तरह से नेक्स्ट जैसे ही हम करते जाएंगे तो ऐसे ही समझ लें जिस दिन मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करवाना है ना तो आपकी पूरी अकाउंटिंग की रिवीजन हो रही है। हाँ, ये अलग बात है, स्पेसिफिकली हम किसी एक चैप्टर को अलग से देख रहे होंगे। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, फर्स्ट 3 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से देखिएगा। और कल हम लोग ने एक्रूअल प्रीपेमेंट्स को साथ में डिस्कस करना है, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा फर्स्ट 3 चैप्टर्स में अगर फिर भी कोई इशू है हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और फाइनल अकाउंट द डे आफ्टर टुमारो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।